एंड सिंगापुर को कहा जाता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है इंडिया के अंदर, वो ईयर 2000 से लेके ईयर 2023 तक $153 बिलियन। ਅਸੀਂ ਤੇ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਫਿਰਨੇ ਆ कि वो जनाब इंडिया ने वो जनाब उन्होंने इन्ने पैसे पाते। तो हाँ, खबर हमारे पास ये है, जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला किया। इसी में रिलीजन पढ़ाया ही नहीं जाता, और लाजमी तो दूर की बात, यानी है ना, पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि जो रिलीजन है वो कंपल्शन है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। जब उसकी तरफ बेबी स्टेप्स लेंगे तब ये चीजें होंगी। इसहाक डार साहब के बयान से चीजें नहीं सेटल होंगी, बल्कि इनके जो फैमिली मेंबर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बल्कि अपने दौर में पिछले 18 महीने की जो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने आते ही न्यू दिल्ली के अंदर कमर्शियल अटैची को भेज दिया था, लेकिन $1 की ₹1 की तिजारत नहीं हुई। अब भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। और वो ये इस तरह कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर। और रिसेंटली ये एक बात चली थी कि शायद भारत जो है उसने कोई 8 के करीब सबमरीन्स जो हैं वो भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजी हुई हैं। उन्होंने सिंगापुर को ये कहा कि इंडिया की नेवी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो रेड सी के अंदर सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है। सो एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम रेड सी इन सिंगापुर, वी आर मेकिंग दिस हैपन। सो वो हम उसमें बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए। अगर हम ना हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स ना पहुंच सके। दिस इज व्हाट ही सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहां पे काम ना करे, हमारी नेवी वहां पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे, तो आप सिंगापुर जो है वो उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। दिस इज व्हाट ही सेड। अब ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है इस सेंस में। गो के देखिए इंडिया और सिंगापुर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये को आज के ताल्लुकात नहीं है, ये जिसे वो कहते हैं ना 80s के ताल्लुक 18th सेंचुरी के ताल्लुकात हैं, जब उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाया करती थी सिंगापुर जो है। और उस वक्त इंडिया आपको पता है हर मुल्क के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ता है उस वक्त से जब जो द मुस्लिम्स और द ब्रिटिश रूल्ड हियर। वो कहते जी कि इंडिया के कनेक्शन तो थे ना, वो तो बाहर से लोग आए हुए थे, वो तो यहाँ के लोग नहीं थे। सो दे बेसिकली दे टेल द स्टोरी दिस वे। सो अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा एक किरदार है, जैसे कि थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले अगर आपको याद हो तो भारत के जो थे, क्या नाम है उनका, नेवल चीफ जो थे, उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी कि पिछले 100 दिन के अंदर इंडियन नेवी की मैरीटाइम ऑपरेशन क्या थे, कितना काम किया, बहुत सारी जो शिप्स हैं इंडियन नेवी ने रेड सी के अंदर कितने ऑपरेशन किए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या किया, मतलब वो सारा वो कर रहे थे। सो आप देखें कि सिंगापुर को ये बताया जा रहा है कि भाई साहब आपका जो रिलेशनशिप है हमारे साथ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़े से आपको स्टैटिस्टिक बताता जाऊँ। अब इंडिया सिंगापुर की एक 12वां, इंडिया जो है वो सिंगापुर का कहते हैं 12वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है 2022 तक जो है। और सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान है। इंडिया सिंगापुर का 12वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बट सिंगापुर जो है वो इंडिया का 8वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है, 8वां। और बायलैटरल ट्रेड जो है, जैसे मैंने बताया कि 2023 तक जो है 2022-2023 तक जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज मोर देन $35 बिलियन के करीब है। और कहा जा रहा है कि ये 2021-22 की बनिस्बत 22-23 में ये 18% ज़्यादा ग्रो की है। हम आपके कर्जदार हो गए, हम जो है वो हायर देन हिमालय हो गए। ओ भाई वो देखें कि वो एक मुल्क जो है
उसने $150 लगा दिया है इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट, वो कहते हैं हम सिंगापुर इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। क्यों है इन्वेस्टर भाई सिंगापुर? एक क्वेश्चन है ना, क्यों है इन्वेस्टर? ठीक है जी। ये वो एक एनवायरनमेंट है। वो अगर आप चले जाएं तो वो जो मैंने आपको बताया 90s के अंदर साउथ ईस्ट एशिया ने वो जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी अर्ली 90s के अंदर, तब से है। सो पॉलिटिकल आपका माजी में देखा जाए, आप एक स्टेप्स आगे लेते हैं, 2 स्टेप पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो इस तरह आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी। आपको सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा गिला है इस वक्त भारत को दहशतगर्दी के हवाले से, उसकी तरफ आपको उनको इत्माद में लेना होगा। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जो उनकी एलिगेशंस हैं, जो इल्जामात हैं, उनको क्लियर करना होगा। दूसरा, अगर इस वक्त देखा जाए, इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी की तरफ में अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके जितने पड़ोसी हैं वो सब आपसे नाराज हैं। भारत भी नाराज है, ईरान हमला कर चुका है, अफगानिस्तान मुसलसल धमकियां दे रहा है, चाइना का सी पैक आप उसके पकौड़े बना के खा गए, आपने पिज़्ज़े खा गए। तो इस वक्त सारी दुनिया, दूसरी दुनिया तो छोड़ दें, जो 4 पड़ोसी हैं वही नाराज हैं। क्या ही अच्छा हो कि इसहाक डार साहब सबसे पहले इन चारों मुल्कों का दौरा करें और उनकी लिस्टें जो उनको इतराजात हैं जाके वो क्लैरिफाई करें, फिर उसके बाद ट्रेड की बात करें। मैं आरजू, आपको शायद पता होगा कि मेरी सबसे ज्यादा फीलिंग्स और मेरी रिसर्च और मेरा जो रिलेशनशिप्स है वो भारत के साथ, आपको पता है जितना मेरा भारत के साथ लेना देना, मेरी फीलिंग्स है, मेरा ख्याल है शायद ही किसी और पाकिस्तानी की होंगी। मैं उन्हें फैमिली मेंबर समझता हूँ, मेरी फैमिलीज है वहां पे, मैं जाता हूँ आता हूँ। और सबसे पहले तो देखें, आपकी रिश्तेदारी तो पुरानियां है, आधे मुसलमान इधर आए, कईयों की रिश्तेदारियां हैं, मेरे नॉन मुस्लिम, मेरे सिख और हिंदू दोस्त हैं और मेरी फैमिली है। आज सुबह मैंने आधा घंटा लगा के आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा आरजू, मेरे लास्ट नेम का एक पूरा गांव है, तहसील है भारत के अंदर, बिहार के अंदर, और सबके सब वो हिंदू रिलीजन से हैं। और मेरा उनके साथ, मुझे सारे कोई चाचू कहता है, कोई मामू कहता है। आज सुबह मैंने 2 घंटे लगा के सबसे पहले होली की मुबारकबादें उन्हें दी हैं, रिसीव की हैं उनसे, और बार बार उनको कहा है कि वी आर वन, हम एक खून है, हमारा मजहब जो है पर्सनल मैटर होता है, इसमें मैं बिलीव करता हूं। जितनी मेरी फीलिंग, मैं इस बात का एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूं कि दूसरे पड़ोसियों के साथ, भारत के साथ ट्रेड शुरू किया जाए। मुसलसल ये कहता हूं कि अगर इजराइल और यूएई ट्रेड कर सकते हैं तो भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं। और मैं इस चीज पे फर्म बिलीव करता हूं कि जब ट्रेड शुरू होगा तो दूसरी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है, दहशतगर्दी के बाद करप्शन और इन्फ्लेशन है। जब लोग आसूदा होंगे, उनकी सोचें तब्दील होंगी। तो सर करप्शन का तो मसला हल हो गया है ना। वो तो केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा ईंट मार के सर फाड़ दो, कोई कहता है तो एक औरत ने फाड़ भी दिया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैंने इसके बारे में रिसर्च की, उन्होंने कहा जी मारो उसको। और उसके बाद जिन लोगों ने, एनालिस्ट हैं, उन्होंने खुद, जो जनाब हैं, उनकी भी लिस्टें मौजूद हैं, उनकी भी, कि वो दूध के धुले पे खुद भी नहीं है। लेकिन इस तरह का एक देखें, एक मजाक की हद तक बन चुका है, लोग हंस रहे हैं। कभी पूरा पाकिस्तान शुफ पाकिस्तान बन चुका है, पूरा पाकिस्तान शुफ चल रहा है। काले जादू, काले बकरों से आपने एटॉमिक पावर को 3.5 साल चलाया है। क्या यही पाकिस्तान है? क्या इससे आप आगे इससे नहीं बढ़ना चाहते? मेरा, बल्कि आज भी मैंने सुबह जब मैं बात कर रहा था, मैं ये सब मेरा क्वेश्चन, एक तो 2 बिलियन मुसलमानों से भी मुझे गिला है, बिलखुसूस पाकिस्तानियों से। आप हर वक्त गुस्से में क्यों हैं? अब हर चीज को जला के तबाह क्यों करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान? आप अपने मुल्क में आग लगा के हंसने वाले एक कौम है। आप कर्जों की किस्तें देने पे कर्जे लेकर आप जश्न मनाते हैं। आप इस लेवल से आगे किस तरह जाएंगे?